हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, हम बात करने चल रहे हैं कल जो टेस्ट हम लोग का हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंकिंग का, उसके करेक्ट आंसर के बारे में। आंसर के बारे में हम बात करें उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दें कि प्लीज़ ऐसे बच्चे टाइम निकाल लें कि जिनके पास टाइम की कमी पड़ रही है। कि मीन्स बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनको हम बताए थे कि भैया आप अपना आंसर 12 बजे तक भेज दीजिएगा, वो हमें रात को 8 बजे भेज रहे हैं, कोई 3 बजे भेज रहा है, कोई 4 बजे भेज रहा है। जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों? सर टाइम नहीं था, देख नहीं पाए, सर भूल गए थे। तो अगर आपका मेमोरी पावर कम है तो थोड़ा सा मेमोरी पावर बढ़ा लीजिए, और अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो उस टाइम को बढ़ाइए। मीन्स आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए कि कम से कम मेरे मैसेज को ध्यान से देखिए और जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको कीजिए। कि आपके पास टाइम की कमी हो तो थोड़ा सा दूरी बना लीजिए मुझसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग साथ में रहें कि जो ये चीज़ का आर्गूमेंट करें कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। कि रिलेवेंट चीज़ें हैं, टाइम पे रहिए। कि ऐसा तो है नहीं कि कोई वहाँ पे मजाक चल रहा है कि हाँ कि चलिए ठीक है कि मजाक हो रहा है कि जब मन में आएगा तब करेंगे। तो ऐसी चीज़ें मत करिए कि जो चीज़, और फिर साथ ही साथ कि जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, वीडियो भेजे हैं टेस्ट के लिए, तो उसमें हर हर चीज़ को समझाए हुए हैं कि अच्छा भैया आपका जो नंबर आएगा उस नंबर को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको बताइएगा। तो उसको भी नहीं कि कोई नंबर का भेज दिया अपना स्क्रीनशॉट, फिर गलत का बता नहीं रहा, मुझे बार बार पूछना पड़ रहा है कि अच्छा भैया गलत कितना हुआ है बता दो। तो कह रहे हैं फिर मैसेज नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं कि सर वो तो हम चले गए मार्केट। तो जो चीज़ें आप देख रहे हो मीन्स टेस्ट इन्फॉर्मेशन का जब हम वीडियो दिए तो हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किए थे कि आपको करना क्या है, और टेस्ट से पहले भी हम आपको मैसेज कर दिए थे कि आपको क्या प्रोसेस करना है। तो ऐसी गलती अब दोबारा मत कीजिए, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, लापरवाही नहीं। तो हम आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चंस पे अपने कि जो हमारे कल के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन मेरा था बिजनेस इंक्लूड्स मीन्स व्यवसाय में क्या चीज़ आती है? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। तो दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि नॉर्मली तो बिजनेस के बारे में बोले कि गुड्स एंड सर्विसेज उसमें आती हैं, और जब हम बिजनेस करने जाए तो वहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों, जोखिम और अनिश्चितता दोनों चीज़ें आती हैं। तो मेरा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि व्हेन द एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप। एम्पिरिकल बैंक कब आपका स्थापित हुआ? तो ये आपका 27 जनवरी 1921 को स्थापित हुआ था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि तीन बैंकों को क्या हुआ था, मिलाकर एम्पिरिकल बैंक बना था, तो जिसको प्रेसिडेंस बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और उसी एम्पिरिकल बैंक को आगे चल के क्या किया गया था कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। तो अब आपको ये प्रेसिडेंसी बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। फिर चलते हैं, फॉरेन ट्रेड इज कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स विदेशी व्यापार में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? तो इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। मीन्स आपके पास तीनों चीज़ मिल रही है कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। तो आयात, निर्यात एंड पुनर्निर्यात की बात कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं कि आपके जो विदेशी व्यापार हैं मीन्स फॉरेन ट्रेड उसमें आती हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन है करेक्ट कि ऑल ऑफ द एवम। फिर बात करते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे देखिए कि जो मैक्सिमम की बात हो रही है कि मीन्स अधिकतम कितने संख्या हो सकती है। तो अब जो आ चुका है आपका न्यू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो 100 हो चुका है। कुछ लोग 200 लगाए थे, तो 200 आप ये याद रखिए कि वो कंपनी के बारे में है, प्राइवेट कंपनी में, वो पार्टनरशिप के बारे में नहीं है। और पार्टनरशिप का जो पहले था मीन्स कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग वहाँ पे 10 था बैंकिंग के लिए, नॉन बैंकिंग के लिए 20 था। लेकिन करंट में हम बात करें तो यहाँ पे जो मेरा है 100 मेंबर्स की बात होती है, मीन्स 100 पार्टनर्स की। अब हम बात करें व्हेन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ट मीन्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था? तो ये आपका 1949 में पास हुआ था, ये हम एकदम क्लियर बताए थे। तो इसी के साथ एक और एक्ट पास हुआ था 1949 में। उस एक्ट के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा एक्ट था जो 1949 में पास हुआ था। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक डन ऑन मीन्स पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया बैंकों का? तो आपको पता होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया था, एक 1980 में, दूसरा हुआ था 1969 में। और 1969 में हम बात करें तो 19 जुलाई को किया गया था, और 1980 में बात करें तो 15 अप्रैल को। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पूछा गया है, तो ये क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर हम आपसे पूछें कि फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ कितने बैंकों का हुआ, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि मीन्स जब 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, तो उसमें कितने बैंक सम्मिलित थे। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रेड विच आर डन विथ
विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इज नोन एज। कहने का मतलब यह है कि वो कौन सा व्यापार है कि जिसको हम क्या अपने कर सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के अंदर में अपने देश के सीमा के अंदर कर रहे हैं तो हमारा देसी व्यापार कहा जाता है। होम ट्रेड, कुछ बच्चे फॉरेन ट्रेड पे लगा दिए थे। बेटा फॉरेन ट्रेड आप याद रखिए कि जो बियॉन्ड द बाउंड जियोग्राफिकल बाउंड्री होता है, मीन्स हम अपने देश की सीमा के बाहर जब जाके करते हैं, मीन्स दो देशों के बीच में होता है, वो हमारा विदेशी व्यापार होता है या फॉरेन ट्रेड की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच इंडस्ट्री नेचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल देन ह्यूमन। मीन्स वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें क्या कर रहा है कि प्रकृति अपना ज़्यादा रोल प्ले करती है इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बींग्स, मीन्स मानव की बात करें तो यहाँ पे देखिए जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ है कि जहाँ पे आपका क्या होता है कि नेचर का ज़्यादा रोल होता है, ह्यूमन बींग्स का कुछ नहीं होता कि या ह्यूमन बींग्स काम का कि सपोर्टिंग रोल होता है, मेन जो यहाँ पे काम होता है नेचर का। ठीक, और एक्सट्रैक्टिव की बात करें तो एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है आपका कि ह्यूमन बींग्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये क्या होता है कि यहाँ पे नेचर का कम होता है। और अगर हम बात करें एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री, ये दोनों किस इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव किस इंडस्ट्रीज के अंदर आने वाली हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं विच सेक्शन डील अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए अब यहाँ से पूछा कि कौन सा सेक्शन है जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताया है, तो याद रखिए इस सेक्शन 69 है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 मेरा बना था 1 अक्टूबर को, तो उस टाइम इस सेक्शन 69 अप्लीकेबल नहीं हो पाया था। इसका अप्लीकेबल जो बात आती है ये 1 अक्टूबर 1933 से हुआ कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताता है। और ये बताता है कि पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, और अगर हम इनडायरेक्ट में बोले नेसेसरी है कि आपको ये नहीं बोलता कि नहीं आप कराइए है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। पार्टनरशिप डीड में बी मीन्स साझेदारी संलेख की बात कर रहा है कि ओरल मौखिक या रिटन लिखित, तो बोथ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वैसे बोला जाए तो लिखित ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स सबसे पुराना जो है व्यवसायिक संगठन का वो कौन सा फॉर्म है, तो ये सोल ट्रेड बोला जाता है, एकाकी व्यवसाय। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड ऑन, तो 1 जुलाई 1955, जिसको हम बताएं कि जो हमारा इंपीरियल बैंक था उसी का राष्ट्रीयकरण करके वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया था। ठीक, हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई की इसका मेन ब्रांच आरबीआई का हेड ऑफिस पूछा जाए तो कहाँ पे है, ये मुंबई में है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक्स इंक्लूड्स, कि आपके जो बैंक के सहायक कहा जा सकता है कि जो कस्टमर के लिए कि हम बोलते हैं कि मेन बैंक जो हमारा बैंक का काम होता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी ये होता है, लेकिन उसके अलावा भी बैंक बहुत सारे कार्य करते हैं आज के टाइम में। तो वही पूछा है, तो यहाँ पे कलेक्टिंग कस्टमर्स फंड्स मीन्स अपने जो ग्राहकों के कुछ भी फंड्स होते हैं कि हम कहें कि कहीं से उनको इनकम आ रही है उसका कलेक्शन। फिर पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अपने कस्टमर के बिहाफ पे किसी को पेमेंट वगैरह भी करना है तो भी बैंक करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही है थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, डिपॉजिट इंक्लूड्स, कि यहाँ पे बात करता है डिपॉजिट में क्या है, तो सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स कि मीन्स हमारी जमा के प्रकार पूछा है, तो चारों मीन्स तीनों आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि ऑल ऑफ द एबव। फिर बात करते हैं फिश हंटिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। अब फिश हंटिंग को अगर बोले हम मछली मारने की बात कर रहे हैं कि एक होता है मत्स्य पालन की बात होता है, एक होता है मछली मारना। कि देखिए जब मत्स्य पालन की बात हम करते हैं तो मीन्स फिशरिंग की बात कर रहे हैं, वो मेरा जेनेटिक होता है। मीन्स जैसे हम बोले कि तालाब में मछली ले जाकर डाल दें और वो मछली अपना ग्रोथ करे, तो वो क्या है जेनेटिक में आएगा। लेकिन उस तालाब से मछली निकाल कर हम अगर मार्केट में ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्टिव है। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आप ध्यान दे सकते हैं 3 चीज़ों के बारे में बोला गया है। मीन्स कोई भी चीज़ें हम जल से या ज़मीन के अंदर से या वायुमंडल से मीन्स हवा से ले रहे हैं या उसका निकाल रहे हैं, तो वो क्या होता है मेरा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आता है। तो फिश हंटिंग में आप देखिए तालाब से क्या करते हैं मछली को निकालते हैं, तो एक्सट्रैक्टिव में आएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मीन्स कृषि की बात कर रहा है तो ये आपका जेनेटिक में आएगा।
अब देखिए एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एग्रीकल्चर में दो चीज़ें होती हैं कि एक होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या करते हैं कि मीन्स जो चीज़ हमारे बीज हैं उनको खेतों में डालना, और दूसरा चीज़ होता है कि फसल जो तैयार हो जा रही है वो निकालना खेत से। तो जब हमारी रेडी जो फसल होती है उसको निकालते हैं, उसको प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वो हमारा एक्सट्रैक्टिव में आता है। लेकिन अगर हम कहें बेसिकली एग्रीकल्चर मेरा जो है वो जेनेटिक है, मीन्स खेती अगर हम करें कि उसको ले जा रहे हैं सीड्स वगैरह को डाल रहे हैं, तो नेचुरल चीज़ें हैं कि वो नेचर के थ्रू तैयार हो रहा है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एग्रीकल्चर जो है वो आपका जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बैंक ऑफ इंडिया है वो अलग कॉन्सेप्ट है, पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया अलग कॉन्सेप्ट है। तो पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया 1901 में स्थापित हुआ था। ठीक, बात करते हैं द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विच नेशनलाइज्ड ऑन 15 अप्रैल 1980। मीन्स 15 अप्रैल 1980 को जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उनकी कुल जमा क्या थी, तो 200 करोड़ रुपए की थी, ये याद रखिएगा। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि जब हमारा पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई 1969 को, तो उन बैंकों का डिपॉजिट्स क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक ऑफ इंडिया इज़ नोन एज एपेक्स बैंक। कहने का मतलब यहाँ कि भारत का कौन सा बैंक है जो एपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, मीन्स मुख्य बैंक के नाम से। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, आपका एपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। एक आपको यहाँ और क्वेश्चन हम देते हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस अ माइनर कैन बी मेंबर। मीन्स वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फॉर्म है कि जिसमें कि आपका एक अवयस्क भी मेंबर बन सकता है। तो ध्यान दीजिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, यहाँ पे तो बात ही आती है कि जो आपका मेंबरशिप होता है बाय बर्थ, मीन्स आप उस परिवार में जन्म ले लिए तो वहाँ के मेंबर बन जाते हैं। तो यहाँ माइनर की बात आ गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि जो यहाँ पे एडल्ट पर्सन होते हैं जो 18 ईयर्स एज कंप्लीट के होते हैं वही हो सकते हैं। पार्टनरशिप विथ कंडीशन ओनली फॉर प्रॉफिट। हाँ, यहाँ पे भी ये आता है कि आप ध्यान दीजिए कि साझेदारी में क्या होता है कि कोई भी पर्सन अवयस्क जो होता है वो माइनर बन सकता है, मीन्स माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन कब कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, उसकी लाइबिलिटीज़ कोई नहीं आती हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बोथ ए एंड सी, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स। मीन्स वो कौन सा व्यवसायिक संगठन है कि जहाँ पे अधिकतम मेंबर्स की बात नहीं आ रही है, कि कोई सीमा नहीं है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली यहाँ पे भी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी नहीं है। तो ये बोथ आपका जो है कि ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट ऑप्शन है कि मीन्स ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों में मैक्सिमम मेंबर्स की बात नहीं है कि असीमित है वहाँ पे। ठीक, अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 23 पे, तो अंडर विच द डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, अंडर विच सेक्शन होगा बेटा, अंडर विच सेक्शन द डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन। तो आपको याद होगा कि सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये पार्टनरशिप की डिफिनेशन की बात की गई है। ठीक, और अगर हम मैक्सिमम पार्टनर्स की बात करें कि पहले जो था कि जो पुराना हमारा था कि मैक्सिमम पार्टनर, तो उस किस सेक्शन में बात किया गया था, वो सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में किया गया था। और जो करंट में बात किया गया है वो सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बात किया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर या जॉइंट हिंदू मेंबर की एक क्या है कि उनका मीन्स दायित्व की बात हम करें तो आप कहें अनलिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड टू सम एक्सटेंट। अगर आप ध्यान दीजिए कि एवरी मेंबर हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी एक्सेप्ट करता, मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो करता होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, हेड ऑफ द फैमिली जो होता है उसी की लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, और बाकी लोगों की क्या होती है कि वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और जो भी डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, सब कुछ जो होता है वो कर्ता के पास होता है, अदर मेंबर्स के पास नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर। मीन्स बैंक
जो है अपने कस्टमर्स को कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हाँ देता है। सेफ्टी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स मीन्स हमारे जो कह सकते हैं कि ये मूल्यवान वस्तुएं हैं उनका भी लॉकर फैसिलिटीज़ के थ्रू देता है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, ये भी। तो ऑल ऑफ द एबव मीन्स आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये हुए बेटा आपके सभी क्वेश्चंस जो कल के टेस्ट के थे, करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड हमने करा दिया। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या व्हाट्सएप ग्रुप में, या आप पर्सनल कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपको जब भी कोई भी डाउट्स हो तो आप फ्री हैं पूछने के लिए। प्रायोरिटी आप रखिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए, या अगर आपको लगता है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं पूछा जा सकता है तो आप पर्सनल मैसेज करके पूछिए, नहीं तो आप कॉल करिए। आप अपने डाउट्स को ज़रूर पूछिए, मन में डाउट्स को लेकर मत बैठिए, नहीं तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है पढ़ाई करने का। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए कि जो भी वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। हम मानते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी आप एक बार देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिलें, आपका पुराना चीज़ रिवीजन हो। क्योंकि BHU एंट्रेंस को आप हल्के में मत लीजिए, वहाँ बहुत माइनर चीज़ों पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। और जो हम बोले हैं MCOM लेवल के एंट्रेंस देने वाले हैं वो इस चीज़ को फेस कर चुके होंगे BCOM एंट्रेंस में। और जो BCOM एंट्रेंस के बच्चे हैं तो वो भी ध्यान दें कि बहुत ही माइनर चीज़ों पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। तो इसलिए क्लासेस को देखिए और ध्यान से देखिए, लापरवाही के साथ नहीं कि आधा अधूरा चीज़ करिए कि नहीं अच्छा देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं मूवी की तरह मत देखिए, कि थोड़ा सा सीरियस होकर अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो भी क्वेश्चन जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, कि थोड़ा सा एक्टिव रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कि इस समय का आप उपयोग कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।